हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड साल्ट्स जो केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर 2 है। ओके, तो इसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि एसिड और बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, किस तरीके से एसिड जो है डिफरेंट केमिकल के साथ रिएक्ट करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कंडक्टिविटी ऑफ एसिड, मतलब कि एसिड किस तरीके से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो जैसा हम जानते हैं कि एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट कर सकता है? क्योंकि इसके पास H+ आयन होता है। ओके, सो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज दे प्रोड्यूस आयन। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन यानी जैसे ही पानी में डालते हैं तो एसिड जो है वो आयन प्रोड्यूस करता है, यानी कि एसिड जो है H+ OH- में टूट जाता है एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस आयन एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। H2SO4 हमने लिया है, तो H2SO4 को जैसे ही हमने पानी में डाला है तो H+ और SO4- में टूटा है, और चूंकि इसमें H+ है तो इसलिए ड्यू टू दिस H+ इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो है बच्चों, हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? तो आपने चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब ना वो एसिडिक बिहेवियर शो करे ना बेसिक बिहेवियर शो करे, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली न्यूट्रल हो जाए। और इस तरीके से कब होगा? जब हम एसिड के साथ बेस को मिलाएंगे, यानी एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो साल्ट और वाटर बनता है, और एसिड की एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो सपोज आपके पास एग्जाम्पल आपने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने एग्जाम्पल लिया जो कि एक एसिड है, और आपने उसमें एक बेस डाला NaOH। ठीक है, तो जैसे ही आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में NaOH बेस मिलाया तो एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाया? सॉल्ट बना, NaCl एक सॉल्ट बना, और साथ में H2O रिलीज हुआ। ठीक है, वाटर रिलीज हुआ। ये वाटर कहाँ से आता है बच्चों? आप यहाँ देख रहे हो कि Na जो है Na, ठीक है, NaCl के साथ चला जाता है। Na और Cl मिलकर के एक सॉल्ट बनाता है। यहाँ पे क्या बच गया? OH बच गया और H बच गया। तो OH और H मिलके क्या बनाएगा? OH और H मिलके वाटर बना लेगा। ठीक है, OH और H मिलके H+ और OH- मिलके क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि एसिड और बेस मिलने से कैसे सॉल्ट और वाटर बनता है ना। NaCl एक सॉल्ट है, टेबल साल्ट के नाम से इसे हम जानते हैं। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखो। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक एसिड है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला तो Mg और Cl दोनों मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। साथ में यहाँ भी क्या बच जाता है? OH बच जाता है और H बच जाता है, जो कि मिलके क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जब भी हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। MgOH को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए दिया जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटी एसिड की तरह काम करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए दिया जाता है। देखो, जब कभी हम किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, एसिडिटी हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ना डॉक्टर के पास आप जाओगे, बोलोगे कि भाई एसिडिटी हो रहा है, तो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रिस्क्राइब कर देगा, जो कि एक तरह का एंटी एसिड है। यानी कि एक एंटी एसिड, यानी कहने का मतलब ये बेस है। तो एसिडिटी वाले कंडीशन में जब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लोगे ना, तो आपके अंदर जो एसिडिटी हो रहा था तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब कि वो जो सिचुएशन आपके स्टमक में हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, उसको न्यूट्रल कर देगा। ये तीसरा एग्जाम्पल जो है, जो तीसरा कंडीशन जो है, वो हम किसी भी एसिड को जब मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा। तो आपको पता है मेटल ऑक्साइड क्या होता है? जरा हम इसके बारे में पहले देखते हैं। तो बच्चों, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसे हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। यानी कोई भी मेटल है, ये मेटल कुछ भी हो सकता है। क्या मेटल आप जानते हो? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, है ना, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक, कुछ भी मेटल हो सकता है। और मेटल के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। यानी कि मेटल ऑक्साइड होगा, उसको हमें एसिड में डाल देना है। तो मेटल ऑक्साइड क्या हो सकता है? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकता है। करना क्या है कि आपको ये मेटल ऑक्साइड लेना है और इस Cl में
या किसी भी एसिड में, HCl में डाल दो, H2SO4 में डाल दो, नाइट्रिक एसिड में डाल दो, किसी भी एसिड में इसको डाल दो। फाइनली आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यानी कि जब मेटल को अब आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया था तब भी आपको सॉल्ट और वाटर मिल रहा था, ठीक है। और जो है इस कंडीशन में भी आपको सॉल्ट और वाटर ही मिलने वाला है। तो देखो मेटल ऑक्साइड को जब एसिड में डालते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल आपने देखा कि CaO है, जो कि एक क्या है? मेटल। Ca कैल्शियम एक मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो मेटल ऑक्साइड बन गया, और इसको हमने डाला है HCl में, तो क्या बन गया हमारे पास? देखो मेटल है ना Ca, मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? Cl के साथ, तो CaCl2 बना देगा। और इधर में क्या बच गया? आप देख रहे हो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गया है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी बच जाता है तो क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो आपने Ca और Cl ले लेना है, Ca और Cl मिलके CaCl2 बना देगा, जो कि कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। और यहाँ पे जो H और वो बच गया है ये मिलके वाटर बनाएगा, राइट। इस तरह से यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये भी एक मेटल ऑक्साइड है, और यहाँ पे HCl है। तो HCl जो है, HCl का क्लोरीन है ना, यहाँ से क्लोरीन रिलीज होगा और यहाँ से मेटल मैग्नीशियम रिलीज होगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनाएगा, है ना, और साथ में वाटर रिलीज होगा, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, ये किस तरीके से रिएक्शन होता है। तो मैकेनिज्म आपको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो फिर आपको हायर क्लासेस में इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कैसे रिएक्ट करता है, कैसे ये बनता है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड है, एक कॉपर ऑक्साइड, ये भी एक मेटल ऑक्साइड है। जहाँ पे मेटल के साथ ऑक्सीजन है तो मेटल ऑक्साइड है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दोनों जब रिएक्ट करते हैं आपस में, जब HCl के अंदर आप कॉपर ऑक्साइड को डालोगे तो इसका कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा, है ना, और कॉपर आके क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और क्या बना देगा? कॉपर क्लोराइड। और यहाँ क्या बच गया बच्चों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलके वाटर बनाएगा, राइट। मेटल ऑक्साइड जो है उसका नेचर जो होता है बेसिक होता है ना, मेटल ऑक्साइड बेसिक ही नेचर होता है, हेंस दे न्यूट्रलाइज एसिड। और इसलिए ये एसिड के एसिडिटी को ख़त्म कर देता है और इसे न्यूट्रल, यानी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने देखा था, बिल्कुल यहाँ पे भी जो मेटल ऑक्साइड जिसका नेचर बेसिक होता है ये क्या करेगा? न्यूट्रल बना देगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही। दूसरा हम देखेंगे कि जब एसिड को किसी भी कार्बोनेट में डालेंगे, अब कार्बोनेट क्या होता है? तो कार्बोनेट फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने आपको पढ़ाया था कि जहाँ पे CO3 लगा रहे, CO3, तो उसको कार्बोनेट बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप याद करो, कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड हम लेते थे जिसको हम बोलते थे क्विक लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में डालते थे तो बनता था क्या? स्लेट लाइम, CaOH2। और जब उससे हम वाइट वॉश करते थे सपोज, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई होने के बाद कैल्शियम CaOH2 जो है ये रिएक्ट करता था CO2 के साथ और बन जाता था क्या बच्चों? CaCO3, जो कि एक कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, CaCO3 बनता था। तो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर थोड़ा सा पढ़े हो, तो यहाँ पे भी आप देखो कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। तो जहाँ पे CO3 लगा रहे उसे तो आप पहचान लोगे कि यह कार्बोनेट है। तो यहाँ पे देख लो Na2CO3 है ना, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है। और इसके आगे का जो मेटल लगा रहेगा उसके अनुसार आप इसका नेमिंग कर देना। वैसे यहाँ पे सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम के साथ कार्बोनेट लगा हुआ है तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसमें एसिड डालेंगे और हमें पता है कि सॉल्ट और वाटर बनेगा, है ना, तो सोडियम, यानी यहाँ से Na निकल गया और यहाँ से Cl निकल गया, तो क्या बन गया? NaCl, और साथ में क्या बन गया? वाटर बना और CO2 गैस भी रिलीज हुआ, ठीक है, साथ में वाटर बना और CO2 गैस भी रिलीज हुआ। कैसे? यहाँ से NO2 जब सोडियम निकला और यहाँ से Cl निकला तो NaCl तो बन गया। यहाँ पे देखो क्या बचा है? CO3 बचा हुआ है, तो CO3 का एक CO2 निकल गया, है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ एक O बच गया, यहाँ एक H बच गया। तो जहाँ पे भी OH बचता है वो वाटर बन के निकल जाता है, तो यहाँ पे वाटर बन के निकल गया, ठीक है। तो जब भी किसी भी मेटल कार्बोनेट को आप एसिड में डालोगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी बनेगा तो ब्रिस्क इफरवेसेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, यानी बहुत तेजी के साथ CO2 गैस बाहर की तरफ एकदम झाग बना करके निकलेगा। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं पे भी निकल रहा है बच्चों, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है
है ना। लाइम वाटर टेस्ट इसको बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि CaO क्विक लाइम को जब पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा, CaOH2। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्लेक्ड लाइम को क्या करना है बच्चों, इस CaOH2 से, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, इसी को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, इससे CO2 को पास करना है। इसी से ही हमें क्या करना है, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना है। जब CO2 इससे पास होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बनाएगा, CaCO3 बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और साथ में वाटर भी है उसके अंदर, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर टर्न मिल्की। और जैसे ही जब CaOH2 से CO2 पास करेगा तो ये जो सॉल्यूशन है लाइम वाटर का, ये मिल्की हो जाता है। क्यों मिल्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये मिल्की हो जाता है, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। एक्सेस CO2। अब इसका जो केस है कि जब इस सॉल्यूशन से क्या कर रहे हो आप, बहुत सारा, यानी कि ये CaOH2 का सॉल्यूशन है ना। आपने CaOH2 का CO2 पास किया, इससे CO2 पास किया, तो थोड़ा पास किया तब तक तो ठीक था, ये सॉल्यूशन मिल्की था। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा जब CO2 पास कर दिया, इसका मिल्कनेस जो है ना डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट था अब क्या बन गया, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। अब याद रखना, पहले क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट, अब क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इसका कलर मिल्की आया था, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से इसका मिल्कनेस जो है डिसअपियर हो गया। अब बाइकार्बोनेट बनने का रीज़न क्या है कि हमने एक्सेस CO2 पास कर दिया है। तो ये दोनों कंडीशन पूछा जा सकता है, राइट। अब हम आते हैं इस एसिड को एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। जब एसिड को किसी भी, जैसे हमने देखा था एसिड को जब हम मेटल ऑक्साइड के साथ डालते थे तो साल्ट बन रहा था और साथ में वाटर रिलीज हो रहा था। लेकिन जब भी किसी मेटल को आप एसिड में डालोगे, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था, जिंक को हम HCl में डाल रहे थे, है ना। तो आप किसी भी मेटल को, जिंक की जगह कोई मेटल ले सकते हो, कोई भी एसिड ले सकते हो। जब आप इसको एसिड में डालोगे तो क्या होगा, फिर सॉल्ट बनेगा। ये मेटल और इस क्लोरीन वाले पार्ट से इसका जो है ये रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसके साथ कोई O नहीं है ना, सिर्फ अकेला H बचा है ना, अकेला H ही बचा है, कहीं पे ना O बचा है ना H बचा है। तो अकेला H क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। कहने का मतलब कि जब आप किसी भी मेटल को एसिड में डालोगे तो यहाँ पे भी सॉल्ट बनेगा, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, यहाँ पे वाटर रिलीज नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है बच्चों यहाँ वाटर, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सीजन है ही नहीं। अब जिंक को भी आप डालो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर तो जिंक क्लोराइड बनेगा, यानी एक सॉल्ट बनेगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बच गया वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो। आयरन को भी डालो, इस केस में हमने क्या किया, आयरन को डाला सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या बना, देखो आयरन रिएक्ट किया इसके सल्फेट पार्ट से, तो फेरस सल्फेट बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों, नाइट्रिक एसिड जनरली डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है ना, जब यानी हाइड्रोक्लोरिक में तो आपको सेम चीज़ मिलेगा। अब हाइड्रोक्लोरिक की जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने इसमें किया। लेकिन नाइट्रिक एसिड आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है बच्चों वो सबके साथ रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज करवाना, मेन पर्पस हमारा क्या है इस रिएक्शन करवाने का, कि हमें हाइड्रोजन गैस मिले। बट ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि हाइड्रोजन को निकलने ही नहीं देता, फिर से उसको रिएक्शन को रिवर्स कर देता है और हाइड्रोजन जो है रिलीज नहीं हो पाता। तो ये जो है एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास दो मेटल है, एक मैग्नीज और एक मैग्नीशियम, है ना, एक मैग्नीज और एक मैग्नीशियम। ये दोनों जो है नाइट्रिक एसिड के साथ सिर्फ रिएक्ट करते हैं NO3 के साथ। लेकिन वो भी एक कंडीशन लगा दिया, बोला कि तुम रिएक्ट तो करोगे मेरे साथ, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्ट तो करता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ, और मैग्नीज के साथ रिएक्ट तो करता है नाइट्रिक एसिड। लेकिन एक कंडीशन ये है कि 1% सिर्फ नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। HNO3 कितना होना चाहिए, 1%, और 99% वाटर होना चाहिए, मैंने एकदम डाइल्यूट होना चाहिए, एकदम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, तभी जाकर के रिएक्शन मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ होगा।
और ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में या फिर असर्शन रीजन में आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी एसिड को सल्फाइड के साथ मिला देंगे तो क्या होगा। तो सल्फाइड के साथ एसिड जब रिएक्ट करता है तो इसके साथ भी साल्ट और वाटर और साथ में SO2 गैस रिलीज करेगा। जिस तरीके से कार्बोनेट में CO2 गैस रिलीज कर रहा था और सल्फाइड में SO2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो कैल्शियम CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड है और इस Cl में हमने डाल दिया तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और SO2 गैस रिलीज होगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होगा। कैसे पता चलेगा कि गैस रिलीज हो रहा है, पंजेंट स्मेल आएगी। जब इस तरह का रिएक्शन आप कराओगे तो एकदम से पंजेंट स्मेल आता है। नेक्स्ट जो है बच्चों एसिड और सल्फाइड्स, सल्फाइड और सल्फाइड्स याद रखना। ठीक है, तो सल्फाइड में SO3 है और सल्फाइड्स में सिर्फ S होगा। तो कोई भी मेटल सल्फाइड के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होगा। यहाँ पे सॉल्ट और यहाँ पे क्या हो रहा था, सॉल्ट के साथ वाटर और SO2 रिलीज हो रहा था। यहाँ पे सॉल्ट के साथ सिर्फ जो है H2S रिलीज होगा। तो आप यहाँ देख रहे हो जिंक सल्फाइड हमने लिया, ZnS जिंक सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसको डाल दिया, क्या बना, सॉल्ट बना और साथ में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज हुआ। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज इवॉल्व। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व हो रहा है। और ये बात का पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, रॉटन एग लाइक स्मेल, है ना, सड़ा हुआ अंडा की तरह स्मेल आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस क्लोराइड यानी कि NaCl कोई भी मेटल क्लोराइड है और इसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो। ठीक है, तो क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट बना यहाँ पर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड था और सल्फ्यूरिक एसिड में हमने डाल दिया तो क्या बना, सोडियम बाइसल्फेट बना और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। तो इस वाले रिएक्शन का यूज़ कब करेंगे, यदि हमको लैबोरेटरी में यदि हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है, यदि हम चाहते हैं कि लैब में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर करें तो आप इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हो। क्या करना है, आपको NaCl लेना है और साथ में मान लो सपोज आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, थोड़ा सा NaCl लेके सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी बन जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में प्लस नाइट्रेट यानी कि कोई भी मेटल नाइट्रेट, है ना, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हमने पोटाशियम नाइट्रेट लिया है, पोटाशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड में हमने डाल दिया तो क्या बना, पोटाशियम बाइसल्फेट बन गया यानी कि बाइसल्फेट और साथ में नाइट्रिक एसिड बन गया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बना। तो ये इस रिएक्शन का यूज़ कब करेंगे, जब हमें नाइट्रिक एसिड को बनाना है। यदि लैब में नाइट्रिक एसिड हम बनाना चाहते हैं तो इस रिएक्शन का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कुछ एसिड का क्या क्या यूज़ हो सकता है ना, इम्पॉर्टेंट यूज़। जैसे बोरिक एसिड का यूज़ हम कर सकते हैं आई एंटीसेप्टिक, आँख में जो इन्फेक्शन होता है या कोई भी आई एंटीसेप्टिक वाली जो मेडिसिन है उसमें बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। सिट्रिक एसिड आपको पता है फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ होता है, यानी जो भी आप पैक्ड फूड, डिब्बा बंद फूड खाते हो उसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है आप उसके पैकेट पे पढ़ना कि सिट्रिक एसिड उसमें यूज़ किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं रस्ट और इंक स्टेन को रिमूव करने के लिए। कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ होता है। टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर में यूज़ होता है। एसिटिक एसिड विनेगर एंड पिकल्स में यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल क्लीनिंग, कोई भी मेटल बहुत गंदा पड़ा हुआ उसको क्लीन करना चाहते हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड का जो है हम यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड का बम बनाने में यूज़ करते हैं, एक्सप्लोसिव, है ना। फॉस्फोरिक एसिड का फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ था कि क्या होता है एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में और क्या होता है इनका डिफरेंट चीज़ों के साथ रिएक्शन। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं।